नमस्कार साथियों, फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू का महासंग्राम को लेके, जिसमें से हम लोग क्या करा रहे हैं कि टोटल हमें 500 प्लस ऑब्जेक्टिव करना है। और शुरुआत हम लोग किए हैं जैक बोर्ड का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। तकरीबन अभी तक हम लोगों ने जो सॉल्व किया पार्ट 1 में, वो 2006 से लेकर 2011 तक के ऑब्जेक्टिव को लगा लिया है। अब हम लोग 2000 आज थोड़ा मैं टायर्ड भी हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो आज बहुत लंबा नहीं देख पाएंगे, छोटा वीडियो होगा। तो आज हम लोग 2 साल के झारखंड बोर्ड का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सिर्फ ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। उसमें से कौन सा कवर करेंगे? 2012 और 2013 कवर करेंगे। कल 14, 15 और जितना कर पाएंगे कल करेंगे। तो आज देखते हैं बच्चों, हम लोग सबसे पहले आज जो क्वेश्चन है 2012 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एनी चार्ज्ड बॉडी। देखिए, कोई भी बॉडी में मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? चार्ज मतलब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन। दो तरह के चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की कुछ वैल्यू होती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू या एक प्रोटॉन का वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन है तो माइनस हो जाएगा, अब प्रोटॉन है तो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। क्लियर? तो इससे कम क्या आवेश पॉसिबल है? नहीं, इससे कम आवेश पॉसिबल नहीं है। जैसे कि सपोज मैं आपको घर बुलाऊं खाने के लिए, और मैं बोलूंगा कि मेरे घर में कोई फंक्शन है, आके खा के जाइएगा आप। तो आप आइएगा तो क्या करिएगा? आप बोलिएगा कि अमन सर के पास ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे तो भीड़ लग जाएगा, तो काम करते अपना एक हाथ खोल के आते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो किसी भी आइएगा तो पूरा बॉडी लेके आइएगा ना। वैसे ही जब आवेश यानी चार्ज किसी बॉडी में रहता है तो पूरा पूरा रहता है, चाहे एक रहे, दो रहे, तीन रहे, या किसी बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज या आवेश ट्रांसफर होता है तो या तो एक जाएगा या तो दो जाएगा, ऐसे बहुत सारे जाएंगे, मतलब पूरा पूरा जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा कि आधा गो आवेश, पौने गो आवेश, ऐसे नहीं जाएगा। तो मतलब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, मतलब न्यूनतम मात्रा क्या होगी? तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इज करेक्ट आंसर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है किसी तार जिसमें धारा प्रवाहित होती है उत्पन्न करता है। अगर कोई तार से धारा प्रवाहित होती है तो क्या उत्पन्न करता है? इंग्लिश में अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस। एक वायर से अगर मान लेते हैं ये वायर, इससे करंट गुजर रही है तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो वायर के चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पैटर्न भी होगा। क्या होगा कि अगर कोई चार्ज माने आवेश अगर गति कर रहा है, जा रहा है, तो चार्ज जब मोशन करता है, किसी वायर से अगर करंट गुजर रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है तो चार्ज से आप जानते हैं, जैसे मैग्नेट से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब चुंबक से निकलता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, उसी प्रकार किसी चार्ज यानी आवेश से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर कोई चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हिंदी में बोले तो विद्युत क्षेत्र रेखा। तो अगर कोई चार्ज दौड़ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर कोई तार से धारा प्रवाहित हो रही है, अगर कोई वायर से करंट फ्लो कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है अन्योन्य प्रेरकत्व की बीमा क्या है? इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन पूछा है। तो आप बच्चों, आप लोग को म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला? E इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, ई मतलब क्या? ईएमएफ माने वोल्टेज, ईएमएफ माने वोल्टेज पोटेंशियल। ई इक्वल टू क्या होता है? माइनस का एम डी आई बाय डी टी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या एम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं? यही एम यहां क्या है?
अन्योन्य प्रेरकत्व, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एम का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, तो एम को इधर रहने देते हैं, ये सारी चीजों को उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा, ये ई इधर है, डी टी डिवाइड में है, भागा में है, इधर आके गुना हो जाएगा, और ये डी आई एम के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। और माइनस तो आप इधर भी ले जा सकते हैं, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस आ जाएगा, इधर वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए, अब ई क्या है, ई क्या है, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, वोल्टेज। अब वोल्टेज का फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे, वर्क डन बाय चार्ज, माने वर्क कार्य बटे आवेश, और इधर क्या है, डी टी बाय डी आई, यही है। क्लियर। अब देखिए होना क्या है, ये डी आई इधर चला गया था, डी टी ई के तरफ चला गया था, डी टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, वर्क का डायमेंशन क्या जानते हैं, एम एल स्क्वायर। वर्क का फॉर्मूला एक बार और लिख लीजिए अगर दिक्कत है तो। वर्क का फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज, डी टी और डी आई। अब यहां से क्या हो जाएगा, सबका बीमा सब लिखिए, सबका डायमेंशन लिखिए। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी पर पावर माइनस 2, ये फोर्स का डायमेंशन होता है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, लेंथ दूरी है, दूरी का बीमा क्या हो जाएगा, एल। dt क्या है, dt समय है, समय का बीमा क्या हो जाएगा, t। और नीचे में क्या क्या रहा बेटा, नीचे में रहा आवेश, आवेश का बीमा क्या होता है, at। और क्या रहा, धारा, धारा, धारा का बीमा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, वहीं से इसका बीमा आता है a। चलिए इसको सबको सॉल्व करके देखिए और लिखते हैं बेटा। m कहीं और है क्या, सिर्फ यहां एक m है, m लिखा गया। l क्या गो है, यहां एक l, यहां एक l, क्या गो l, दो गो l, और तो l कहीं नहीं है, दो गो l। t क्या गो है, t क्या गो है, देखिए t यहां पे एक है, ऊपर भी एक है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, t पर पावर माइनस 2, खाली इतना। अब a कितना है, a स्क्वायर हो गया, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, ऊपर जाएगा तो a पर पावर माइनस 2, तो क्या मिला हमको, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2, ए पर पावर माइनस 2। आंसर भी देख लीजिएगा, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2, ए पर पावर माइनस 2, क्या ए सही आंसर होगा, बिल्कुल होगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसी क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ये ई क्या है, विद्युत वाहक बल, वोल्टेज इक्वल टू क्या आता है, माइनस एम डी आई बाई डी टी। एम क्या है, यही एम को यहां पे क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व या म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां से एम का फॉर्मूला निकाले, और एम का फॉर्मूला निकालने के बाद ई डी टी बाई डी आई मिला। ई क्या है आपको बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, और विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज, कितना काम एक चार्ज को लाने में किया गया, एक आवेश को लाने में, कहां से, इंफिनिटी से एक आवेश को लाने में कितना काम करेंगे, यही तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था ना, तो वो हो गया। अब वर्क का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिए, उसके बाद सबका डायमेंशन निकाले, डायमेंशन आपका आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और बड़ा प्यारा है यहां पे, जिसको देखना बहुत अच्छी वाली, मतलब अच्छे से देखना भी होगा और समझना पड़ेगा। चलिए देखिए, इस पैटर्न के क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछता है। देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है एक एलसीआर परिपथ के प्रत्येक अंग, एलसीआर परिपथ में तीन को अंक हुआ ना, एगो एल हुआ, एगो सी हुआ, एगो आर हुआ, मैं प्रवाहित वोल्टेज, उसमें जो वोल्टेज होगा वो कितना है, मैं प्रवाहित, थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, मतलब उसमें तीनों में जो वोल्टेज है वो कितना है, 50 वोल्ट है। एलसी संयोगी में प्रवाहित वोल्टेज कितनी होगी, एलसी जब रहेगा सर्किट में, सिर्फ जैसे कि यहां पे एल सी आर है, तो बोला आर हट जाएगा मान लेते हैं, तो एलसी का वोल्टेज क्या होगा, अगर नहीं भी हटेगा तो सिर्फ आपसे पूछा है एलसी के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। इंग्लिश में देखते हैं, इन एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस इस कंपोनेंट, एलसीआर सर्किट में जो वोल्टेज है वो सभी कंपोनेंट के पास वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट है। तो बोलता है द वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन, एलसी कॉम्बिनेशन, एल एल ये था एल, ये था सी, ये था आर, इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज है। तो बोला कि एल और सी के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। इस टाइप का पैटर्न के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट में थोड़ा जाना पड़ेगा। देखो इस सर्किट, मतलब एलसीआर सर्किट का फेजर आपको बनाना पड़ेगा। देखिए मान लेते हैं मेरे पास ये एल है,
ये सी है, ये आर है, एलसीआर सर्किट हो गया। ये एल है, सी है, आर है, सबके अक्रॉस वोल्टेज हमारा 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट। अब इसका फेजर डायग्राम में जाना पड़ेगा। तो फेजर डायग्राम इसका कैसे बनता है, देखिए मान लेते हैं इधर करंट है, करंट जिधर इधर करंट का रेफरेंस ले लिए। अब करंट इधर है तो वोल्टेज किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस इधर ही होगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट रेजिस्टिव सर्किट में सेम फेज में होता है। क्लियर। अब इंडक्टिव सर्किट जिसमें इंडक्टर हो, प्रेरक हो, उसका वोल्टेज करंट से क्या करता है, लीड करता है, लेग करता है, लीड करता है। कितना डिग्री लीड करता है, 90 डिग्री लीड करेगा VL। और VC क्या होता है, करंट से लैग करता है कितना डिग्री, 90 डिग्री से। क्लियर। तो अगर मैं पूछूं इसके अक्रॉस 50 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट है, तो क्या होगा, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, एक ही पॉइंट पे दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। तो अगर यदि सर्किट में पूछे इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो दोनों एक ही पॉइंट पे दो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों 50 वोल्ट घट के कितना वोल्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। इसका आंसर चेक करते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं, तो कितना वोल्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सिलेबस से हट गया, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। मरुभूमि में मरीचिका का अनुभव किस कारण से होता है। मिराज इज ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट ड्यू टू। देखिए आपने कभी कभी गर्मी के दिनों में ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप रोड में चलते हैं तो आपको आगे ऐसा लगता होगा कि पानी है, दूर कहीं दिखने पे लगता है कि पानी है। यही है आपका क्या, मिराज। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन के कारण, टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण। क्लियर। तो तापमान में परिवर्तन के कारण होता है, और ये तापमान में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश का वहां पे क्या हो पाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण ऐसा देखने को मिलता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला रेडियो एक्टिविटी की घटना संबंधित है। देखिए रेडियो एक्टिविटी की घटना मेनली जो संबंधित है वो सिर्फ किससे है, रेडियो एक्टिविटी इज अ फिनोमिनल एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएट करता है, तो वो किससे एसोसिएट करता है, न्यूक्लियस के क्षय से। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन होने वाला है। बोलता है छिद्र किसका आवेश होने वाला कहा जाता है। होल्स आर चार्ज कैरियर इन। देखिए होल्स की बात बोले तो छिद्र माने पॉजिटिव चार्ज, माने पॉजिटिव धनात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश किसका होगा, देखिए बेटा धनात्मक माने पॉजिटिव माने पी, तो किसका होने वाला है, पहला तो केवल पी अर्धचालक का। ऐसे क्वेश्चन जब भी ऑब्जेक्टिव आप करते हैं ना, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एक सीक्वेंस पैटर्न में आपको करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन अगर अच्छा मिल जाए तो आप ये नहीं करना कि पहला को टिक मार के निकल जाना। मान लिया जाए आप लड़की देखने जा रहे हैं और पता चला एक खूबसूरत लड़की मिली और आप पसंद करके शादी के लिए बोल दिए, लेकिन कुछ दिन शादी के बाद पता चला कि और आपके माँ बाप जो और दूसरी लड़की दिखाने वाले थे वो मतलब मान के चलिए आलिया भट्ट थी, तो आपका अफसोस होगा कि नहीं यार काश एक बार देख लिया होता तो आलिया भट्ट मिल चुकी होती। बोलने का मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन में सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा क्या आगे आलिया भट्ट इंतजार कर रही है क्या। तो देखिए तो बोलता है होल्स किसमें पाया जाएगा, छिद्र किसमें पाया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज किसमें पाया जाएगा, तो सिर्फ पी टाइप अर्धचालक में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स पाया जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ पी में भी पाया जाएगा। अगर मेरा प्योर सेमीकंडक्टर रहे, हिंदी में नेज माने शुद्ध अर्धचालक रहे, तो क्या उसमें होल्स नहीं पाया जाएगा, छिद्र नहीं पाया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी, प्योर यानी नेज एवं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लॉजिक गेट तो आपको सिलेबस से हम बता दिया है कि वो सिलेबस में है नहीं, तो इसको हटा ही दीजिए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, इसको छोड़ते हैं हम लोग, ये आपका जाके सब्जेक्टिव में प्रवेश कर गया। अगला क्वेश्चन हम लोग 2012 सेशन हम लोग का खत्म हो चुका है, अब हम लोग 2013 के क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछता है। चलिए ये 2013 का स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल क्या होगा। इंग्लिश में एक बार देखते हैं, बोलता है पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E। देखिए मान लेते हैं, बोला कि कोई समरूप विद्युतीय क्षेत्र, क्लियर है, समरूप विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है, E है। इसमें किसको रखेंगे, एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। E परिमाण वाला विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक बिंदु आवेश को रख दिए, एक पॉइंट चार्ज को रख दिए हैं, क्लियर, पॉइंट चार्ज Q को रख दिए, किस कौन सा फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख दिए, क्लियर है। तो बोलता है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो चार्ज, देखिए बेटा आप लोगों को हम एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ बाय क्यू। यहां से एफ का फॉर्मूला कितना निकल गया, E इंटू क्यू ई, मान लीजिए ना क्यू ई, ये क्यू डिवाइड में इधर आके गुना में आ जाएगा क्यू ई। तो आप हमें बताएंगे कि क्या बल लगेगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्यू ई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बोलता है बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश से उस बिंदु की दूरी तक किस प्रकार से निर्भर करता है। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट। मतलब आपको क्या बोलना चाह रहा, मोटे मोटी में समझिए, अगर किसी वायर से करंट गुजर रही है तो इसके छोटे से एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये बायो सेवर्ट का नियम में हम आपको बताए हैं, और आप जानिए वो फॉर्मूला कितना होता है, डीबी इक्वल टू, याद है आपको, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो बोला डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र दूरी के साथ कैसे वेरी करेगा। तो दूरी के साथ कैसे वेरी करेगा बच्चों, एक बार देखिए बेटा, दूरी के साथ कैसे वेरी करेगा, इन सभी को कांस्टेंट मान लीजिए, और कांस्टेंट इक्वल टू हटेगा तो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अरे नियतांक और बराबर अगर हटती है तो समानुपाती आती है, बचा क्या, ऊपर में कुछ नहीं बचा, एक, नीचे में कितना, आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। बोला कि कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, विच फिनोमिनन सो दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। देखिए आप डिफ्रैक्शन पढ़े हैं, ये तो नहीं बताती है, रिफ्रैक्शन तो बताती बिल्कुल ही नहीं है, इंटरफेरेंस भी नहीं बताती है, कौन बताती है, पोलराइजेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पोलराइजेशन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा ऊपर हमें मिलेगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर तक हो गया था, 4 नंबर। देखिए एक क्वेश्चन बच्चे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो क्या क्वेश्चन है समझिए। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, आप लोग जो पढ़े होंगे ना, वो क्या बोलकर पढ़े होंगे, मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेव। मैटर वेव नहीं पढ़े होंगे, डी ब्रॉगली वेव, माने डी ब्रॉगली तरंगे आपने पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में दूसरे नाम से क्या जानते हैं बेटा, द्रव तरंग। डी ब्रॉगली का तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर आप जानते होंगे, क्या जानते हैं, एच बाय एम सी। लेकिन अगर कोई मीडियम में, कोई माध्यम में प्रकाश गुजरे तो वो क्या हो जाएगा, माध्यम के लिए क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी, वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, एच बाय एम भी हो जाएगा। और मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग कहलाता है संवेग, मोमेंटम। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाय टी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा प्यार से समझते हैं, देखते हैं। बोलता है ताप में वृद्धि के साथ टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो नैज अर्धचालक, प्योर सेमीकंडक्टर
कि प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना सेमीकंडक्टर का तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी बढ़ गई ना तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। हिंदी में बोले तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, तापमान बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक जो होती है वो चालकता अपनी बढ़ा लेती है, मतलब वो चालक की तरह काम करने लगता है, और चालकता बढ़ेगी तो आप जानते हैं प्रतिरोधकता क्या होगी, घटेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सी, प्रतिरोधकता पूछ रहा है तो क्या होगी, घटेगी ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला है विद्युत आवेशों के मूलभूत, अच्छा ऑब्जेक्टिव यहीं तक था, 5 ही ऑब्जेक्टिव था इसमें, तो 2 साल के क्वेश्चन कर लिए हैं। थोड़ा टायर्ड है, हम बहुत ज्यादा आज नहीं करवा पाएंगे, उसके लिए सॉरी। आप सभी बच्चों से अपील होगी कि वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा जरूर देखिए, लेकिन मुझे यकीन है कि ध्यान से देखेंगे, नॉर्मल के साथ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। कल का क्लास थोड़ा हो सके तो थोड़ा लंबा लेंगे, लेकिन बेटा पर डे ऑब्जेक्टिव सब कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से करना है। दोबारा हम याद दिला रहे हैं कि रेस में कब कौन स्टार्ट करता है दौड़ना ये कतई मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है कि खत्म कितने अच्छे से किया, किन्होंने अंतिम समय जान लगाया और रेस जीता। तो बाजी जब रेस स्टार्ट होती है उस समय बाजी जीता नहीं जाता, अंत समय में बाजी जीता जा सकता है। अभी अच्छे से पढ़िए, पूरा यूटिलाइज करिए अपने टाइम का, मैक्सिमम जितना हो सके उतना घंटा पढ़िए। सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखना है, कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम को लेके, मुझे यकीन है आप ये सब करेंगे। और कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, जो नहीं आ पाते हैं उन सभी का डाउट दूर किया जाएगा कमेंट दिखने के बाद। और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव की सीरीज पर डे आते रहेगा। थैंक यू।